लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझने से पहले आप थोड़ा पुराने चैप्टर पे जाओ। वहाँ पे हमने देखा था कि सेल है, ठीक है। ये सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस वगैरह होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स थे, राइट। अब हमें क्या देखना है कि सेल्स की वजह से किस तरीके से मिलियंस ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर निकल के आया। तो हमारे पास सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी में क्या बोला गया था कि जितनी भी सेल्स हैं वो सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के आती हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें यही समझ में आना चाहिए कि भाई अच्छा सेल है, सेल ही आगे जाके डिवाइड करती है और फिर जाके हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर बनता है। एग्जाम्पल, हमारे पास जाइगोट बना, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं जाइगोट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, फिर आगे जाके पूरी बॉडी बनती है, राइट। तो एक तरीके से हमारे पास सिंगल सेल नहीं तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना है ना, तो इसको बोलते हैं सेल डिवीज़न। क्लियर। अब सेल कैसे डिवाइड करेगा, अब डिवीज़न उसे करनी है, इसका मतलब उसकी खुद सेल के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पड़ा होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, मानो ये सेल है, इसने अंदर साइटोप्लाज्म इसके पास बहुत सारा है, फिर जाके ये 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड करेगा, राइट। मतलब इसके पास पहले खुद कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए तभी आगे ये डिवाइड करेगा। तो पहले सेल ग्रोथ करता है, ठीक है, सेल की ग्रोथ होगी, देन होगा डीएनए रेप्लिकेशन। अब सुनो, अब सेल के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म थोड़ी ना होता है, न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होता है। सो भाई अगर इसको 2 डॉटर सेल में डिवाइड होना है तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ हम क्या भेजेंगे, डीएनए भी तो भेजेंगे ना, तो डीएनए की कॉपी करवाएंगे। सो हमारे पास क्या हो गया भाई, सेल ग्रोथ होगी पहले, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अब सेल के साथ साथ क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, तो उनकी भी डुप्लीकेशन होगी, राइट। तो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। तो सुनो, अब देखो ये मानो एक सेल है, इस सेल के अंदर मानो पहले ग्रोथ हुई, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह वही जो हुआ, फिर इसने आगे डिवीज़न करना स्टार्ट किया, तो ये 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हुई। फिर सेम ये वाली भी ऐसी ही करेगी, तो ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुई, सेम ये वाली भी कंटिन्यू करेगी। तो इससे क्या हुआ, एक सेल से हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर बनता है ना। तो हमारे पास एक सिंगल सेल ने तो बहुत सारी सेल्स बना दी। तो वो जो थ्योरी बोली गई थी कि यानी जितनी भी सेल्स हैं वो कहाँ से आती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। क्लियर। तो सेल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं भाई, पहले वो ग्रोथ करेगी, फिर वो डिवाइड करेगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो छोटे मोटे कितने भी बड़े की ना हो, वो सभी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल से, ठीक है। सो हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, पहले ग्रोथ फिर रिप्रोडक्शन। पहले सेल अपने अंदर ग्रोथ करेगी, साइटोप्लाज्म बढ़ाएगी, फिर जाके वो क्या करेगी, हमारे पास डिवाइड करेगी, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगी। तो सारी सेल्स रिप्रोड्यूस करती हैं कैसे, अपने आप को डिवाइड कर देती है। यानी एक पेरेंटल सेल है, वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, फिर ये वाली भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, ये वाली भी 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो देखो हमारे पास एक न्यू सेल की पॉपुलेशन निकल के आ गई है, ठीक है। कैसे भाई, एक सिंगल पेरेंट ने पहले किया ना, तो सिंगल पेरेंटल सेल के थ्रू और उसकी प्रोजेनिस के थ्रू हमारे पास न्यू सेल पॉपुलेशन दिख गई। क्लियर। तो अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डिवीज़न हमारे पास एक ऐसी साइकिल है जिसकी वजह से एक सिंगल सेल ह्यूज मिलियंस ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर हुआ। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। तो सुनो, सेल डिवाइड करती है, हाँ जी, कैसे, अपने पहले जीनोम को डुप्लीकेट करेगी, ठीक है। अब सेल के अंदर सिर्फ जीनोम तो नहीं होता, डीएनए तो नहीं होता, हमारे पास कुछ ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो उन सब की डिवीज़न होगी। क्लियर। तो सेल डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। डिवीज़न ऑफ सेल के टाइम पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होगा, फिर सेल ग्रोथ होगी। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं अब ये कोऑर्डिनेट वे में होनी ज़रूरी है ताकि हमारे पास अच्छे से डिवीज़न हो सके और उन सेल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, जीनोम भी उन सभी के अंदर आए। क्लियर। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो गए ना, जिसमें सेल अपने आप को डुप्लीकेट करेगी, क्या डुप्लीकेशन हो रहा है, जीनोम का हो रहा है, डीएनए का, और वो ऑर्गेनेल्स भी बना रही है सेल के अंदर। तो ये सारी प्रोसेसेस को हम बोलेंगे सेल साइकिल। क्लियर। तो सेल है भाई, सेल क्या करेगी, अपने जीनोम को भी डुप्लीकेट करेगी, ठीक है, और अपने ऑर्गेनेल्स को भी डुप्लीकेट करेगी, इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। अब ये होता क्यों है, साइटोप्लाज्म कंटिन्यू हमारे पास ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो सेल ग्रोथ हमेशा होती रहती है,
कॉन्टिन्यू प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन डीएनए का जो सिंथेसिस है स्पेसिफिक स्टेज पे होगा सेल साइकिल में, ऐसा नहीं कि हमेशा होता रहे, क्लियर। तो वो जो फेज़ होता है वो होता है एस फेज़, मैं आपको भी आगे समझाऊंगी, ठीक है। बाकी सारे इवेंट्स हमारे पास जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होते हैं, क्लियर। अब देखो, अब देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सबसे पहले सुनो, हमारे पास जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है जैसे कि ह्यूमन, तो अगर कोई सेल्स हमारी कोई ख़राब हो जाए तो वो 24 आवर में अपनी एक और सेल की कॉपी बना देती है, ठीक है। और अगर मैं ईस्ट की बात करूँ, जबकि ये भी यूकैरियोटिक है, लेकिन फिर भी ये 90 मिनट के अंदर अपनी ही जैसी सेल को जन्म दे देता है ना। तो देखो हमारा 24 आवर एक दिन लेगा पूरा, और इसका सिर्फ 90 मिनट के अंदर ये एक अपनी जैसी कॉपी बना के दे देता है, क्लियर। अब सेल साइकिल को हम 2 फेज़ में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज, एम फेज़, ठीक है। अब ये फेजेस ऑफ सेल साइकिल के हम अंदर जाने वाले हैं। अब सुनो, प्रेटरी फेज जिसको बोलेंगे इंटरफेज। एम फेज़ क्या है, जहाँ पे रियल में सेल की डिवीज़न होने वाली है, जिसको माइटोसिस फेज़ बोलेंगे, क्लियर। तो अब हमारे पास इंटरफेज के अंदर भी 3 फेज़ होते हैं। नंबर 1 G1, फिर एस फेज़, फिर G2 फेज़। G1 और G2 फेज़ का मतलब है गैप फेज़, है ना। इसको गैप 1 गैप 2 करके बोलते हैं। अब G1 के अंदर भी और G2 के अंदर भी सेल की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। अब इसके अंदर सेल अपने आप को ग्रोथ कर रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, कभी भी रेप्लिकेशन नहीं कर रही, मतलब कि डीएनए का यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, वो खुद अपने आप अंदर क्या कर रही है, एक्टिवली ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेल की ग्रोथ हो रही होती है, यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही होती है, क्लियर। एस फेज़ के अंदर हमारे पास डीएनए का रेप्लिकेशन होता है साथ में। अब मुझे आगे जाके क्या बनवानी है, सेल्स बनवानी है, तो मेरे को वहाँ पे सेंट्रियोल्स का भी करवाना पड़ता है डुप्लीकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन प्लस सेंट्रियोल भी बन गए हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हो, एग्जाम्पल, आप लोगों को पेपर देना है तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप रिवीजन करोगे, है ना, पहले आप उसको अच्छे से रटोगे, क्लियर। तो यहाँ पे सेल की ग्रोथ होनी है, रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, कोई भी एग्जाम यहाँ पे आप नहीं दे रहे हो, यहाँ पे आप चीज़ों को लर्न कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे पेपर दोगे, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया तो आप क्या करोगे, अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करोगे। अब जो भी मिस्टेक निकली होगी उसको आप G2 फेज़ में देखोगे कि अच्छा अगर ये कमी रहेगी तो हम ये कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सेल की ग्रोथ हो रही है दोबारा से, ताकि अब जो आप रियल वाला जो एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी जो कमी रह गई होंगी उसकी आपकी सेल वहाँ पे वो कवर अप कर रही होगी, और एक प्रोटीन बनता है जिसको बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्लियर। तो सेल की ग्रोथ हुई, साथ में एक प्रोटीन बन के आया, तो ये है इंटरफेज, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये होता है एम फेज। अब शादी तो एक दिन की भी नहीं होती, मतलब 3-4 घंटे की है, लेकिन तैयारियाँ तो आप बहुत पहले से कर रहे होते हैं ना। तो अब इसको कैसे लर्न करेंगे, जो इंटरफेज होता है वो हमारे पास 95% है, जबकि जो एम फेज है वो सिर्फ 5% है ना। तैयारियाँ तो आपने बहुत टाइम से कर रहे हो ना, लेकिन शादी तो आपकी एक दिन में हो जानी है। तो ये एक तरीके से हमारे पास इंटरफेस एम फेज यहाँ पे मैंने समझाया है, क्लियर। अब सुनो, अब जो एम फेज है वो हमारे पास एक्चुअली वहाँ पे सेल की डिवीज़न हो रही है, ठीक है। एम फेज हमारे पास कैसे होगा, देखो पहले ये देखो इंटरफेस, फिर एम फेज, फिर इंटरफेस, फिर एम फेज। तो यहाँ पे लिखा है इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू एम फेज। देखो मानो पहले इंटरफेज आया, फिर एम फेज आया, फिर इंटरफेज आया, फिर एम फेज आया। तो इंटरफेज तो हमारे पास एम फेज के बीच में रहा ना, तो यहाँ पे लिखा है द फेज बिटवीन टू एम फेज इज नोन एज इंटरफेज, ठीक है। तो एग्जाम्पल मानो आपके पास 24 घंटे की कोई सेल साइकिल है, लाइक आपके पास कोई ह्यूमन चीक सेल हो गई, ठीक है। वो 24 घंटे में से 23 घंटे तो क्या करेगी, तैयारियां करेगी, वही G1 फिर S फिर G2 फेज़ होगा, और बाकी जो हमारे पास 1 घंटा बचा उसके अंदर वो करेगी सेल डिवाइड, क्लियर। तो हमारे पास सेल डिवीज़न सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए होगी, 95% तो उसने तैयारियों में ले लिया है टाइम, क्लियर। एम फेज़ हमारे पास रियल फेज़ है जहाँ पे रियल में डिवीज़न होने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सेल है, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो अब हम न्यूक्लियस की डिवीज़न करवाएंगे पहले। तो जो न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। सो पहले हम करवाते हैं कैरियोकाइनेसिस, देन क्या करवाएंगे हम, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीज़न, साइटोप्लाज्म। देखो मानो ये सेल है, तो पहले हम क्या कराएंगे, न्यूक्लियस को
डिवाइड करवाएंगे, तो एक न्यूक्लियस इधर हो जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करवा देंगे, हम साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करवा देंगे, जिससे एक सेल इधर आ जाए, एक सेल इधर आ जाए, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्लियर। अब ये हमारे पास चाहे सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन हो, ये दोनों ही ऑर्डरली मैनर के अंदर होने चाहिए। तो देखो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, अब समझा देते हैं। G1 फेज के अंदर हमारे पास सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, आप लोग अच्छे से ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डीएनए का कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता है। एस फेज का नाम ही सिंथेसिस है, यानी कि कुछ ना कुछ वो चीज़ें बना रहा है अलग से, तो डीएनए की यहाँ पे सिंथेसिस होगी, साथ में हमारे पास सेंट्रियोल की भी फॉर्मेशन होती है, याद रखोगे। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की क्या है कि हमारे पास मानो एक फ़ोटोकॉपी की एक मशीन होती है एग्जाम्पल, तो आप एक पेपर रख रहे हो, उसके अंदर प्रिंटर से निकल के आएगा सेम उसी के तरीके का पेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, मानो यहाँ पे 2 लेटर लिखे थे, यहाँ पे भी 2 लेटर की फॉर्मेशन आएगी, एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी लिखा है, यहाँ पे भी ए बी आएगा, यानी कि हमारे पास लेटर्स तो सेम रहे ना, लेकिन पेजेस तो हमारे पास डबल हो गए। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, देखो यहाँ पे जो डीएनए होता है, अब डीएनए को आप कैसे मानोगे, जैसे पेज था यहाँ पे ए बी लिखा है, दूसरे पेज पे भी क्या लिखा है ए बी, यानी कि हमारे पास डीएनए तो क्या हो गया है, डबल हो गया है। भाई पेज तो डबल हो गया ना, लेकिन हमारे पास क्रोमोजोम तो सेम है। मेरे अंदर 46 क्रोमोजोम है, आगे भी तो 46 क्रोमोजोम ही जाएंगे ना, तो यानी कि क्या है हमारे पास 2n, आगे भी 2n ही रहेगा, क्रोमोजोम हमारे पास सेपरेट ही रहने वाले हैं। ए बी था, इधर भी ए बी ही लिख के आया, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ और लेटर लिख के आ गया हो, तो क्रोमोजोम हमेशा सेम रहेंगे, जबकि डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। अब क्रोमोजोम को हम कैसे याद रखते हैं, जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने ही क्रोमोजोम होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक है, लेकिन यहाँ बोलूँगा कि क्रोमोजोम यहाँ पे 2 हो गए, नहीं, ये एक यहाँ पे इसके साथ एक सिस्टर क्रोमैटिड एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर है, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर है, तो याद रखेंगे डीएनए डबल होता है, क्रोमोजोम सेम ही रहेंगे, ठीक है। 23 पेयर्स ही हमारे अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। सो एनिमल सेल के अंदर इसके अलावा हमारे पास डीएनए तो रेप्लिकेट हो ही गया, साथ साथ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। G2 फेज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स हमारे पास सिंथेसाइज्ड होते हैं फॉर माइटोसिस। प्रोटीन कौन सा होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा, ठीक है, और सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू करती ही रहती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने G1 पढ़ लिया, S फेज पढ़ लिया, G2 पढ़ लिया, अब हम जाएंगे एम फेज में। एम फेज में फर्दर 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर जब यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है ना पर्पल वाला, इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, कैरियोकाइनेसिस करवाएंगे। कैरियो मतलब हम यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन करवाएंगे, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा फिर हम साइटोकाइनेसिस करवाएंगे। साइटोकाइनेसिस का मतलब फिर सेल की डिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तो अब सुनो, कुछ हमारे पास सेल्स होती हैं एनिमल्स के अंदर, लाइक हार्ट सेल, जो कि डिवीज़न ही नहीं करती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो कि हमारे पास रिप्लेस हो जाती हैं अगर बाई चांस कभी कोई इंजरी हो गई, सेल डेथ हो गई, ठीक है। तो ऐसी सेल्स जो कि G1 फेज में तो कंटिन्यू थी, लेकिन G1 फेज़ के बाद ना तो वो S फेज़ में आई, ना ही वो G2 फेज़ में आई, इसका मतलब उन्होंने वहाँ से क्विट कर दिया गेम। अब वो क्या करेंगे, डिवीज़न करती ही नहीं है, तो ऐसी स्टेज को बोलते हैं क्विसेंट स्टेज या फिर G0 स्टेज। क्लियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल हमारी ख़त्म हो गई है, सेल ख़त्म नहीं हुई है, वो बस डिवीज़न नहीं कर रही है, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव है, राइट। जैसे हमारे पास इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, अब बेबी नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है वो मर जाएंगे, वैसे तो वो एक्टिव है ना, सो मेटाबॉलिकली दे आर एक्टिव, बट कोई भी प्रोलिफरेशन वहाँ पे नहीं होगी। क्लियर। अब हमारे पास एनिमल्स के अंदर माइटोटिक सेल डिवीज़न होती है ना, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पे हैप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस चल रही होती है, एग्जाम्पल है मेल हनी बी, ठीक है। अब हमारे पास इसके अलावा कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो चाहे वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, फिर भी वो माइटोसिस करते हैं।